doing well. So today's session is based on the discussion of residential status of other persons. Now in this session I'm covering rest all the other persons, what will be their residential status, because already we have discussed residential status of an individual क्या होता है. And if you have not watched this session, so on the top I'm providing you link, go and watch it out. Individual को हम कब as a पर्सन मानेंगे कि उसको अब टैक्स पे करना चाहिए, तो उससे पहले हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए. सिमिलरली आई ऑल्सो डिस्कस्ड अलॉन्ग विद you about the residential status of Hindu undivided family, HUF, जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं उनका कैसे स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है, ये भी अगर आपको जानना है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाइए और देखिए. राइट, देन आई ऑल्सो एक्सप्लेन्ड लाइक एसोसिएशन ऑफ फर्म या फिर कंपनी, एंड नेक्स्ट वॉज द जॉइंट फर्म. तो अगर आपको इनके लिए समझना है, इसको हम इस सेशन में समझेंगे. सो यू हैव टू पे अटेंशन, listen it carefully. These are the ways through which you can connect to us if you have any queries, any doubts, and we will solve them as soon as possible. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में. क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशन्स महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299. जी हाँ, सिर्फ 299 रुपये में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर. तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर. Now coming to the very important thing, like how the residential status of a firm या फिर association of persons determined होता है. Like कोई firm है, कोई partnership firm होती हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन से मिलकर बनी है, लाइक कोऑपरेटिव बॉडीज़ जिनको हम कह देते हैं. तो जो ये कोऑपरेटिव बॉडीज़ है, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, ये अपना टैक्स पे करने के लिए इनके रेजिडेंशियल स्टेटस को हम कैसे पता लगाते हैं, वेदर दे आर इंडियन कंपनीज और इंडियन एसोसिएशंस, इंडियन फर्म्स, और दे आर नॉट इंडियन लाइक NRIs. सो टू डिटरमाइन दिस, लेट्स रीड व्हाट टू डू. अ पार्टनरशिप फर्म एंड एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो होती हैं, दे आर सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ़ अगर उनका कंट्रोल और जो मैनेजमेंट है, मीन्स जो उनका मेजर बिजनेस का कंट्रोल मैनेजमेंट है, वो सारा अफेयर, वो सारा पार्ट आर होली और पार्टली सिचुएटेड विद इन इंडिया. राइट, मीन्स जो उनका मेन हेड ऑफिस है या उनको जो कंट्रोल करने वाला है, जो उस बिजनेस को चला रहा है, वो ऑफिस या वो पर्सन इंडिया में ही है. यहीं से ही बिजनेस रन हो रहा है, यहीं से मेजर डिसीजन लिए जा रहे हैं ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर. अगर ऐसा हुआ तो वो तभी वो फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो है इंडिया रेजिडेंट मानी जाएगी. दैट इज इफ इवन अ पार्ट ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में है, रेस्ट सारा बिजनेस रन फॉरेन में हो रहा है सपोज, लेकिन सिर्फ कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में हो रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड अ रेजिडेंट इन इंडिया. राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. नेक्स्ट, अ फर्म और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो होती हैं, दे कैन नॉट बी ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी. जैसे हमने रेस्ट अदर पर्सन लाइक इंडिविजुअल और HUF दिस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में समझा था. वहाँ पर क्या होता है, पहले दो पार्ट होते हैं, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट. अगर रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. सो देर वर सर्टेन सब कैटेगरीज. बट जब हम फर्म और एन एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये सब कैटेगरीज नहीं होती. यहाँ पर या तो आप रेजिडेंट हो या आप नॉन रेजिडेंट हो. सिंपल टर्म, रेजिडेंट हो अगर आपका कंट्रोल और जो मैनेजमेंट है वो इंडिया से हो रहा है, right, resident. If not, then you are non-resident. Understood? So this ordinary and not ordinary resident का कोई भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं है. रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है दैट इज लाइक उसके पार्टनर्स या मेंबर कहाँ के हैं,
इससे कोई लेना देना नहीं है, इट्स नॉट रेलिवेंट, राइट। आपका मेजर ये थिंग होनी चाहिए कि कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, उस फर्म के पार्टनर या उस एसोसिएशन में जो जितने मेंबर्स हैं वो आउटसाइड इंडिया से हैं, फॉरेनर्स हैं, ये मैटर नहीं करता, राइट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पर्सन इज कंपनी। अब कंपनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो समझना ही हमें पड़ेगा कि अगर हमें कंपनी के स्टेटस को देखना है कि क्या एक कंपनी इंडियन कंपनी है या एक फॉरेन कंपनी है, तो उसको भी देखते हैं, तभी एक कंपनी पर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर सकती है। सो कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया अगर एक प्रीवियस ईयर में इफ इट इज़ एन इंडियन कंपनी, अगर वो एक इंडियन कंपनी है, मीन्स इफ इट इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया। सिंपल हम देखें, रजिस्ट्रेशन होता है ना एक कंपनी का, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए आपको इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ता है, इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो वो सर्टिफिकेट अगर आपने इंडिया से लिया, आप इंडियन कंपनी हो। सो इंडियन कंपनी ऑलवेज इज अ रेजिडेंट इन इंडिया, फिर वो रेजिडेंट ही होगी। तो इंडियन कंपनी क्या होती है, इसको अगर आपको समझना है तो मैंने कंपनीज एक्ट बहुत अच्छे से समझाया है। कंपनीज एक्ट हमने कवर किया था यूनिट 9 में, तो मैं यूनिट 9 का लिंक आपको टॉप पर दे देती हूँ और इसमें जाइएगा, कंपनीज एक्ट के वेरियस सेशंस को कवर कीजिए, इंडियन कंपनी क्या होती है। बट इन केस ऑफ अदर देन इंडियन कंपनी, वो रेजिडेंट तभी मानी जाएगी अगर लास्ट ईयर में उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो इंडिया से ही हुआ हो। तो मीन्स अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने लास्ट प्रीवियस ईयर में आके अपना सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में से ही किया, इंडिया में ही आके किया, तो हम उसको फिर इंडियन कंपनी का स्टेटस दे देते हैं। अगेन कंपनी कभी भी ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी क्लासिफिकेशन में नहीं आती, या तो रेजिडेंट होती है, नॉन रेजिडेंट होती है, दैट्स इट। Similar like firm and association of persons. Understood? Then next type is every other person. रब जो रह गए उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में एवरी अदर पर्सन, लाइक जुडिशियल बॉडीज होती हैं, लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं। सो एवरी अदर पर्सन लाइक लोकल अथॉरिटी या जुडिशियल पर्सन, इनको हम रेजिडेंट का स्टेटस तभी देते हैं, दे आर रेजिडेंट इन इंडिया। वही सेम बात अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है या तो कंप्लीट या कुछ पार्ट्स में इंडिया में ही हुआ हो, विद इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ऑन द अदर हैंड एवरी अदर पर्सन नॉन रेजिडेंट कब माना जाएगा, अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली आउटसाइड इंडिया से ही हुआ हो। अगर आउटसाइड इंडिया से होगा तो वो नॉन रेजिडेंट है, इनसाइड इंडिया होगा तो वो एक रेजिडेंट है। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, right? So I hope students you now understood how a residential status is determined. अगर अब आपको रेजिडेंशियल स्टेटस आ गया है तो हम अब नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे कि कौन से एग्जम्पशन की कैटेगरी में आती हैं। एग्जम्पशन समझेंगे ताकि आपको एक टैक्स समझ में आ जाए, टैक्स कैसे कैसे इम्पोज किया जाता है, उसके लिए हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है। फॉलो ऑल द sessions going on, don't skip anything, and if you have not subscribed yet, don't forget to subscribe, share it more and more, follow us through these ways. You can send your queries, again I'm saying we will solve all your doubts. Till then, have a nice day. Thank you.